चंद फ़िल्मों को, अगर भारतीय फ़िल्मों को हम छोड़ दें, भारत बहुत पीछे था। सुभाष घई पे एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाई, मैं उसके गोरखपुर के प्रोफ़ेसर परमानंद के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी। दरअसल इस वक्त हिंदी का जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है, वो इस बात में मशगूल है कि 200 करोड़ कमाया कि 400 करोड़ कमाया कि 600 करोड़ कमाया, और फ़िल्मों की सफलता का मानदंड ये मान लिया गया है कि भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी समाज दो अलग-अलग चीज़ें हैं। ज़्यादातर फ़िल्में निम्न स्तरीय बन रही हैं, जिसका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। हर सिनेमा हॉल में गोरखपुर में अलग-अलग फ़िल्में लगती थीं। आज का वो दौर है कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं शहर के, आप देखिए कि एक फ़िल्म हर जगह है। आपके पास विकल्प तक नहीं छोड़ा गया कि आप किसी और फ़िल्म को जाके देख सकें। यहाँ भी कत्ल को भी, हत्या को भी इस तरह पेश किया जा रहा है कि आकर्षक लगे। अब एक अश्लील गानों की एक भाग-दौड़ शुरू हो गई है। एक एक नस्ल बर्बाद हो रही है इसमें। आज भोजपुरी को एक अश्लील भाषा का दर्जा दे दिया गया है। उन्होंने यही लाइन कही थी कि किस भोजपुरी की बात आप करते हैं? उस भोजपुरी की, जब मोहल्ले में जब उसके गाने बजते हैं फ़िल्मों के, तो मैं अपने घर के खिड़की दरवाज़े बंद कर लेती हूँ ताकि मेरे बच्चों के कानों में वो अश्लील आवाज़ें ना पहुँचे, वो शब्द ना पहुँचे। नमस्कार, पूर्वा टाइम्स में आपका स्वागत है। अपने शहर, गांव, प्रदेश और देश की पल पल की खबरें और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दशकों से रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, साहित्य और सिनेमा को ओढ़ने बिछाने और जीने वाले शख्स की पहचान कभी आकाशवाणी गोरखपुर में उद्घोषक के रूप में, तो कभी अखबारों के कार्टूनिस्ट के रूप में, अत्यंत ही मृदुभाषी, सहज, सरल और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी जो जिला जवार ही नहीं देश विदेश में भी जाने जाते हैं। जी हां, आपको बता दें कि प्रदीप सुविज्ञ शुरुआती दिनों में प्रसिद्ध रंगकर्मी साहित्यकार लाल बहादुर वर्मा के सानिध्य में बहुत सारे नुक्कड़ नाटकों में काम किया। इतना ही नहीं, समय के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का व्यापक अध्ययन भी किया। आपके जीवन की पहली टेलीफिल्म कहानी जारी है गोरखपुर दूरदर्शन के लिए बनाया। इसके अलावा 10 से 12 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाए। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुभाष घई पर एक डॉक्यूमेंट्री पर काम किया तो प्रसिद्ध साहित्यकार परमानंद श्रीवास्तव पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर प्रसिद्ध बटोरी। इसी दौरान उन्होंने तमाम विज्ञापन फिल्में भी किया। अभी हाल में ही आपकी एक बहुचर्चित फीचर फिल्म सस्पेंडेड आई, जिसे गोरखपुर के एडी सिनेमा हॉल में चलाया गया। इस फीचर फिल्म को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक निर्माता निर्देशक प्रदीप सुविज्ञ से हमारे गोरखपुर संवाददाता डॉक्टर अनिल कुमार गौतम ने लंबी बातचीत किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं प्रदीप सुविज्ञ, और जैसा कि मुझे कहा गया कि मुझे कुछ अपने बारे में बताना है, तो ज़िंदगी के एक लंबे सफ़र को चंद लफ्ज़ों में बता पाना अक्सर बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ संक्षेप में, बहुत संक्षेप में अपनी बातें रखने का। सिनेमा से मेरा जुड़ाव या सिनेमा की तरफ मैं आकर्षित हुआ था, रांची के पास एक इलाका है गोमिया, वहाँ पे इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड एक फैक्ट्री थी जिसमें पिताजी मेरे थे। वहाँ पे सप्ताह में 2 फिल्में दिखाई जाती थी। अक्सर शनिवार की फिल्म कोई कार्टून फिल्म होती थी या कोई एक्सपेरिमेंटल फिल्म होती थी। वहीं पे मैंने बांग्ला फिल्में देखी, मराठी फिल्में देखी, कई भाषाओं की फिल्में देखी, इंग्लिश की फिल्में देखी, एनिमेशन फिल्में देखी, और वहाँ का जो इम्प्रेशन था, वो दुनिया मुझे वहाँ पे इतनी आकर्षित करती थी कि अगर संडे को मैं फ़िल्म देख लेता था तो मंडे को मुझे स्कूल जाने का मन नहीं होता था, और वहीं से सिलसिला मेरा सिनेमा का शुरू हुआ। आप गोरखपुर कब आए और यहाँ आकर के आपको सिनेमा, रंगमंच, साहित्य इन क्षेत्रों में किस तरह से रुझान हुआ? दरअसल बचपन से मेरा पहला शौक़ जो था, जो शौक़, क्रिएटिव शौक़, वो पेंटिंग था। और मैं अपनी उम्र को देखते हुए जिस स्तर पे स्केच करना चाहिए था, जो पेंटिंग करना चाहिए था, उससे बहुत आगे जाके मैं काम करने की सोचता था। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि
एक महिला की तस्वीर एक कैलेंडर पे थी और मैं बहुत छोटा था, मैं उसकी अनुकृति करने लगा, मैं उसकी कॉपी करने लगा, बनाने लगा। और होता क्या था कि इस तरह की तस्वीरें जब मैं बनाता था, तो सबसे अंत में मैं आँख और नाक बनाता था, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम होता था मेरे लिए। तो पेंसिल से और इरेज़र का इतना इस्तेमाल होता था कि सही करने के लिए, उससे मैच कराने के लिए जो कैलेंडर में तस्वीर होती थी, कि वो सतह उसकी बहुत खुरदरी और ख़राब हो जाती थी। तो आखिर में मैं बनाता था होंठ, जैसे कि उस लेडी के होंठ मैंने बनाए, और उसके बाद लाल रंग के होंठ बनाने के बाद जो ही मैंने नाक के पास उस नाक बनाने की कोशिश की, वो रंग उसकी नाक में घुस गया, उसकी आंखें ख़राब हो गई और मुझे इतना गुस्सा आया, क्योंकि मैं कई घंटों से बैठ के वो काम कर रहा था। और मैं फिर उस तस्वीर को फाड़ कर और फुटबॉल खेलने चला गया। फुटबॉल खेलना भी मेरा एक शौक़ था, जो मुझे बहुत पसंद था। यहाँ से शुरुआत हुई मेरी कि पेंटिंग मेरा पहला शौक़ था। आ गया फिर मैं गोरखपुर आने के बाद एक ऐसी दुनिया मिली। गोरखपुर कॉलोनी ऐसी कॉलोनी थी जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग वहाँ पे थे। वहाँ पे खूबसूरत ऑडिटोरियम था, लेक व्यू ऑडिटोरियम, जो पूर्वांचल में उतना बेहतरीन ऑडिटोरियम नहीं हुआ करता था। बिल्कुल आधुनिक ऑडिटोरियम था नाटक के लिए, और मैंने वहाँ पे नाटक करना शुरू किया। और वो कॉलोनी की खासियत ये थी कि कोई भी नाटक बगैर हाउसफुल हुए मैंने नहीं किया। वहाँ सभी नाटक हाउसफुल होते थे और बहुत तन्मयता के साथ हमारा जुड़ा रहा। बहुत सारे दोस्त बने थे, बहुत सारे लोग थे, और वहाँ पे नाटक हुए धीरे धीरे करके। फिर जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, तो वहाँ पे डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई, और वो नाटक का सिलसिला नुक्कड़ नाटक में बदल गया। मैंने डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा के साथ रेलवे स्टेशन पे, यहाँ पे अलीनगर और तमाम जगहों पे नुक्कड़ों पे नाटक किया, जो एक अलग तरीके का अनुभव था। और शायद वो डीग्लैमराइज मैं हुआ, अपने आप को महसूस किया डीग्लैमराइज होते हुए। मुझे लगा नाटक एक सिर्फ आकर्षित करने वाली चीज़ नहीं है, इसमें एक तथ्य भी होता है, इसके उद्देश्य भी हो सकते हैं। उसी दौरान फिर एक नाटक की किताब मेरी पब्लिश हुई, यथार्थ जिसका नाम था। मैंने बहुत सारे नाटक फर्टिलाइज़र ऑडिटोरियम में किए। उसके बाद संक्षेप में बताऊँ तो कुछ सालों तक मैंने आकाशवाणी में अनाउंसर का कार्य किया। फिर अखबारों के लिए कार्टून्स बनाए, फ्रीलांसर्स, बहुत सारे कार्टून्स मेरे छपे, कुछ जगहों से सम्मानित भी किया गया। लेकिन कार्टून मेकिंग के दौरान मेरे व्यक्तित्व का एक अंदरूनी तौर पे एक अलग तरीके से विकास हुआ। मैंने चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है वो मेरा बदल गया, क्योंकि कार्टूनिस्ट के देखने का की जो नज़र होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। और ख़ासकर अगर राजनीतिक कार्टून कोई बना रहा है, तो माना जाता है कि हर कार्टून एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है। वो सत्ता में जो भी होता है उसके विरोध में खड़ा होता है, उसके कार्यों के विरोध में खड़ा होता है, या उस पर तंज करता है। तो काफ़ी दिनों तक एज ए कार्टूनिस्ट काम किया। लेकिन वो जो फ़िल्मों का लगाव था मेरा, वो अभी भी ज़िंदगी का उद्देश्य बन के मेरे सामने हमेशा से रहा। आपको रंगमंच, सिनेमा, कार्टून उद्घोषक के तौर पे आप रहे। क्या लगता है आपको कि आपके भीतर की जो संभावनाएं थी, किसको आप बेहतर मानते हैं? मैं अपनी पसंद को अगर ध्यान में रख कर बात करूं, तो मुझे सिनेमा सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि ये ज़्यादा व्यापक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, अपने विचार संप्रेषित कर सकते हैं। और बचपन से ये दिमाग में बैठ गया था कि भविष्य में जाकर मुझे फ़िल्म मेकर बनना है, मुझे फ़िल्में बनानी है, फ़िल्में डायरेक्ट करनी है। लेकिन अभी तक जो सिनेमा का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में, जो सिनेमा मैं जानता था, मुंबई फ़िल्मों को ही देखकर मैं जानता था कि ये फ़िल्में ऐसी होती हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि बगैर विश्व सिनेमा को समझे हुए फ़िल्मों के बारे में जो हमारी समझ है बहुत छोटी होगी।
फिर मैं पुणे फिल्म में शूट जाकर मैं वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया मैंने, और विश्व सिनेमा को जानने का मौका मुझे मिला वहाँ पे कि सिनेमा का मतलब क्या होता है, सिनेमा कहाँ है। और मुझे लगा कि चंद फिल्मों को, अगर भारतीय फिल्मों को हम छोड़ दें, तो अभी भी विश्व सिनेमा के मुकाबले जो एक स्तरीय सिनेमा, एक सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से जो सिनेमा बनता है, उस वक्त भारत बहुत पीछे था। फिर मैं इस तरफ आगे बढ़ा और दूरदर्शन के लिए कुछ टेलीफिल्म बनाई मैंने। मेरी पहली टेलीफिल्म थी कहानी जारी है। उसके बाद सुभाष घई पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, मैं हिस्सा था, वो मुंबई में शूट हुआ था। अभी हाल ही में मैंने जो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड थे, उसमें बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू मिथु दी फिल्म को अभी मिला है हाल ही में जो राष्ट्रीय पुरस्कार, उसका हिस्सा था। कुल करीब 10-12 डॉक्यूमेंट्रीज़ मैं अभी तक डायरेक्ट कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ। और एक डॉक्यूमेंट्री जो बहुत चर्चित रही, जो मेरा उद्देश्य भी था करने का, गोरखपुर के प्रोफेसर परमानंद के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी, जिसमें मुझे ये अवसर मिला कि मैं नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह और मैत्रेयी, पुष्पा, कुंवर नारायण वगैरह वगैरह को सबको रिकॉर्ड करने का मौका मिला इस डॉक्यूमेंट्री में। और मैं अपनी उपलब्धियों में इसको मानता हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ विज्ञापन फिल्में भी बनाए, कुछ कॉरपोरेट फिल्म्स भी मैंने डायरेक्ट किए हैं। और अभी हाल में मैंने एक हिंदी फीचर फिल्म डायरेक्ट की है, सस्पेंडेड, जिसको करीब 10 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। फिल्म अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है कुछ दिनों पहले। और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर के एडी मॉल में ये फिल्म रिलीज़ हुई है। सिनेमा अब मेरे सपनों में है, और आगे एक फ़िल्म के प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, जो शायद मेरे सपनों को एक आकार दे सके। जो नहीं कर सका वो करे, और इसकी तैयारियों में मैं हूँ। के दौर में बनने वाली हिंदी फिल्में, भोजपुरी फिल्में या अन्य तरह की जो फिल्में बन रही है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? हम एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं सिनेमा के मामले में, फिल्मों के मामले में। दरअसल इस वक्त हिंदी का जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है, वो इस बात में मशगूल है कि 200 करोड़ कमाया कि 400 करोड़ कमाया कि 600 करोड़ कमाया, और फिल्मों की सफलता का मानदंड ये मान लिया गया है। सामाजिक सरोकार हम जब तलाशेंगे तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। जहाँ तक बात है भोजपुरी सिनेमा की, तो मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, गंगा मैया तो है पीरी चढ़ी को से लेकर, और बाद में चूँकि एक बड़े अखबार के लिए मुझे कुछ लिखना था भोजपुरी सिनेमा पे, तो करीब 23 फिल्में लगातार मैंने भोजपुरी की देखी थी। उसके बाद तक मैंने लिखा था। वो अनुभव भी कुछ ऐसा था कि मुझे लगा कि भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी समाज दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिस भोजपुरी समाज का चित्रण आजकल भोजपुरी सिनेमा कर रहा है, दरअसल भोजपुरी समाज वो है ही नहीं, वास्तविक समाज वो है ही नहीं। वो एक ऐसे नकली दुनिया में वो जीते हुए लोग हैं, और जो परोस रहे हैं वो कहीं से भी भोजपुरी सिनेमा को प्रमोट नहीं करेगी। आज निम्न स्तरीय फिल्में, ज़्यादातर फिल्में निम्न स्तरीय बन रही हैं, जिसका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है, सामाजिक सरोकार नहीं है। उसमें कहीं आपको हाशिए पे पड़े हुए लोग नहीं दिखाई देंगे, कहीं सामाजिक अंतर्विरोध आपको नहीं दिखाई देंगे। हिंदी सिनेमा में कई फिल्म मेकर हैं, बांग्ला के जैसे सत्यजीत रे, जिनको जिस ज़माने में हिंदी सिनेमा अपने घुटने के बल चलना सीख रहा था, उस ज़माने में सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड गेन करती है। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि थी। बहुत सारे लोग, मृणाल सेन हुए, ऋतिक घटक हुए, इनकी तमाम फिल्में बांग्ला फिल्में थी। साउथ की फिल्में हैं जो कई फिल्में कर रहे, जो बहुत ही बड़े स्तर पर उन्होंने काम किया है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे देश में है, यहाँ सार्थक सिनेमा की और जो कमर्शियल सिनेमा नहीं है, जो पैसा कमाने के लिए फिल्में नहीं बनाई गई हैं, बल्कि जिसकी
साथ एक उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन का या सामाजिक संघर्षों को दिखाने का या समाज को फोकस करने का, उन फिल्मों को थिएट्रिकल रिलीज में मिल रही है। और जब से मल्टीप्लेक्स का दौर चला है, आम आदमी खासकर रीजनल सिनेमा, कम से कम महाराष्ट्र में वहाँ के मराठी सिनेमा को लिए ज़रूरी है कि सिनेमा हॉल दिखाएंगे उसे। यहाँ पे अगर भोजपुरी सिनेमा कोई मिले या इवन कि अच्छी हिंदी सिनेमा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे आप देखते होंगे, पहले मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा था, हर सिनेमा हॉल में गोरखपुर में अलग अलग फिल्में लगती थी। आपके पास चॉइस होता था कि हर सिनेमा हॉल में एक नई फिल्म लगी हुई है, अलग फिल्म लगी हुई है, जिनको आप देख सकते हैं। आज का वो दौर है कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं शहर के, आप देखिए कि एक फिल्म हर जगह है। आपके पास विकल्प तक नहीं छोड़ा गया कि आप किसी और फिल्म को जाकर देख सकें। तो ये घुटन का माहौल है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पैसे की ताकत ने जो अच्छी फिल्में हैं, जो सार्थक फिल्में हैं, जिन्हें देखा जाना चाहिए, जिन पर चिंतन हो सकता है समाज में, ऐसी फिल्मों को स्क्रीन मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर रह गई है। तो समय ये है कि सिनेमा एक सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है। मैं जो मानता हूँ, सिनेमा मात्र एक माध्यम है जो मनोरंजन का भी हो सकता है, लेकिन सही मायने में यह अभिव्यक्ति का माध्यम है, जिसके माध्यम से हम कुछ कहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। और चूँकि हमारी सदी का सबसे पावरफुल माध्यम अगर कोई है इस वक्त सिनेमा है, तो इस माध्यम पे एक गंभीरता से विचार करना है। क्योंकि आज भी जो टॉप कमर्शियल फिल्में हैं उसमें गांव गायब हो गया है, ज़्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार भी गायब हो गया है, गरीबी, भूख, अभाव, तमाम चीज़ें, ज़्यादती, ये सब्जेक्ट नहीं है। वही एक ऐसी दुनिया पे काम हो रहा है ना जो आपका मनोरंजन कर सके। यहाँ भी कत्ल को भी, हत्या को भी इस तरह पेश किया जा रहा है कि आकर्षक लगे, वो रोमहर्षक न लगे बल्कि आकर्षक लगे, आप इंजॉय करें। मौत को भी इंजॉय कराया जा रहा है और एक ऐसे चक्रव्यूह में आदमी फंसता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक धारा है, एक समानांतर धारा भी है जो कमज़ोर भले सही लेकिन बहुत सशक्त है। और आज ज़रूरत है कि सिनेमा को हम अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पे लें और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। सिनेमा सामाजिक उद्धार का माध्यम बने। और कहा जाता है ना कि जब एक चिराग जलता है तो उसके नीचे एक अंधेरा भी होता है। हमारे कैमरे, हमारा सिनेमा उस अंधेरे को फोकस करे। शायद सिनेमा की सार्थकता इसी में निहित है। आपने सिनेमा, रंगमंच और ये कैसे समाज पर अपना असर डालते हैं, आपने अपना अनुभव साझा किया। एक अंतिम सवाल आपसे कि सिनेमा या रंगमंच के माध्यम से आज बड़े पूंजीपति वर्ग, पैसे वाले ही उसमें जा पा रहे हैं। आज जो गांव है आपका, जो इस देश में गांव में बसता है, वहाँ के आम व्यक्ति जो मुंबई नहीं जा सकते हैं, फिल्मों में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए सिनेमा में क्या स्कोप होना चाहिए? क्या आपका नज़रिया इस क्षेत्र में क्या है? भारतीय सिनेमा, खासकर जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है, उसकी स्थिति कुछ मामलों में बड़ी दयनीय है। हम ये नहीं मानते हैं कि कलाकार सारे मुंबई में पैदा होते हैं। और अभी इतिहास गवाह है, हम अपने अनुभवों के आधार पर बता सकते हैं कि जो भी छोटे शहरों से गए हुए आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपना बड़ा काम किया, बड़ा नाम कमाया। चाहे वो लेखक हों, चाहे एक्टर हों, चाहे अन्य विधाओं पे जुड़े लोग हों, वो छोटे शहरों से बाकी गए। होता क्या है कि अगर एक स्क्रिप्ट बम्बई के किसी 5 स्टार होटल में बैठकर लिखी जाए और वो विषय हो गांव, और एक है कि गांव में रहने वाला आदमी अगर गांव के बारे में लिखे, अगर कलाकार है, तो जाहिर सी बात एक फ़र्क होगा। तो होता क्या है कि जब तक हम गांव से, छोटे शहरों से लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, होता क्या है कि यहाँ पे पलायन का एक लंबा इतिहास रहा है गोरखपुर का। पहले सिर्फ मज़दूरों का यहाँ से पलायन होता था, उसमें भी 3 कैटेगरी बन गई। एक मज़दूर वो जो बड़े बड़े शहरों में हिंदुस्तान के जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। दूसरा तबका वो जो गल्फ़ कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे स्किल्ड होते हैं, वो
काम करते हैं, और तीसरा वो जो बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर हैं जो अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और तमाम जगहों पे जाके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा उसकी यहाँ होती है और वो अपनी सेवाएं वहाँ देते हैं। लेकिन इधर तो ध्यान जाता है, लेकिन जो कलाकार हैं, सिनेमा के प्रति जो शौक़ रखते हैं, सिनेमा में जो काम करते हैं, वो आपको मालूम ही होगा कि वो गाँव, छोटे शहरों से, कस्बों से भागकर वो मुंबई जाते हैं। और मुंबई के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे किसी व्यक्ति का जाना, अगर वो मध्यम वर्ग का है या निम्न मध्यम वर्ग का है, वहाँ पे रहना और खाना ये आदमी को तोड़ के ख़त्म कर देता है। और मैंने देखा बहुत सारे आर्टिस्टों को मैं जानता हूँ जो यहाँ से खूबसूरत फिल्मों के सपने लेके, अभिनय के सपने लेके मुंबई गए, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस लौट आया। मैंने उनकी आंखों में सूख चुके आंसुओं को देखा है, और ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पैदा हो गई है, जो भोजपुरी सिनेमा की वजह से पैदा हुई है। इस वक्त का भोजपुरी सिनेमा बहुत ही ख़तरनाक फेज से गुजर रहा है। हालत ये है कि कई तमाम स्टूडियोज़ ऐसे खुले हुए हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले स्टूडियो को थे नहीं, रिकॉर्डिंग सुविधा नहीं थी। अब एक अश्लील गानों की एक भाग दौड़ शुरू हो गई है, और कौन कितना अश्लील गाना गाता है, गाना आए या ना आए, म्यूजिक स्टूडियो में आप जाइए, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और शादी ब्याह, बसों में, ट्रकों में और तमाम जगहों पे गाने पॉपुलर हो रहे हैं, और एक नस्ल बर्बाद हो रही है इसमें। जिनका एक क्रिएटिव उपयोग हो सकता था, वो बहुत अर्लियर एज में बिना कुछ जाने, बिना कुछ सीखे इस एल्बम के दौड़ में चली जा रही है। और भोजपुरी का जितना नुकसान इन गानों ने किया है कि शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और विधा ने किया होगा। आज भोजपुरी को एक अश्लील भाषा का दर्जा दे दिया गया है। मुझे बहुत पहले एक सीमा शफक एक राइटर थे जिनकी कहानी पे बातचीत हो रही थी, तो मुझे भी बुलाया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक सेमिनार, राष्ट्रीय सेमिनार हुआ, तो इत्तेफाक से मुझे भी वहाँ बुलाया गया था। उन्होंने यही लाइन कही थी कि किस भोजपुरी की बात आप करते हैं, उस भोजपुरी की जब मोहल्ले में जब उसके गाने बजते हैं फिल्मों के, तो मैं अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेती हूँ ताकि मेरे बच्चों के कानों में वो अश्लील आवाज़ें न पहुँचे, वो शब्द न पहुँचे। और उन्होंने कहा था कि मैं पंजाब की हूँ, और पंजाबी की जो फोक म्यूज़िक है, जो लोक संगीत है, उसका स्तर है। फिर मैंने उनको उनका विरोध करते हुए कहा था कि आपको लगता है कि बाज़ार ने भोजपुरी को अपने असर में ले लिया है, पंजाबी और तेलुगु को छोड़ दिया है, गुजराती को असर में ले लिया, असमी को छोड़ दिया है। हमने कहा बाज़ार का हमला चौतरफा है, बस हर जगह है। हमने कहा जो कनाडा और तमाम जगहों से जो लड़के कभी इंडिया आए नहीं, बड़े बड़े जो बहुत पुराने और बहुत खूबसूरत जो लोकगीत थे, उनका जो वहाँ पे वेस्टर्न रिदम पे बना रहे हैं और जो डांस करा रहे हैं लड़कियों के, वो अश्लीलता के हद में नहीं आता क्या? तो एक ऐसा बाज़ार का हमला है जिसमें एक नई पौध को भी ले लिया। उनको लगता है कि जो ज़्यादा अश्लील पॉपुलर हो गया गाना तो वो हिट हो जाएंगे, और ऐसे कई नमूने हैं यहाँ पे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो अश्लील गाने गाकर आज स्टारडम को पाली हैं। ये एक बहुत सच है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। तो जब तक हमारे पास इस क्षेत्र में, अगर हमें गोरखपुर और पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म को प्रमोट करना है, तो सबसे बड़ी बात है कि पहले यहाँ पे लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, शिक्षित किया जाए, साहित्य से जोड़ा जाए, क्योंकि काफ़ी हद तक साहित्य का एक्सटेंशन, उसका विस्तार ही सिनेमा है। टेक्नोलॉजी उसमें है, नो डाउट, एक अलग विधा है, जो बिल्कुल अलग विधा है, उसका एक अलग अस्तित्व है, लेकिन सिनेमा का सार्थक उपयोग होना चाहिए। खासकर मैं भोजपुरी क्षेत्र का हूँ। भोजपुरी में कोई भी ऐसी फिल्म आज तक नहीं बनी है, मैंने लगभग सारी फिल्में देखी हैं, कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बनी जिसको मैं कह सकूं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान हो सके, या एक ऐसी फिल्म हो जैसे कि सत्यजीत रे ने पाथेर पांचाली बना दी थी। वो बांग्ला में फिल्म है जिसको कई कई पीढ़ियाँ देखती हैं और अप्रिशिएट करती हैं, और एक माइलस्टोन है बांग्ला सिनेमा का कि वहाँ से होकर आपको गुजरना है अगर सिनेमा को देख। और दूसरी बात है कि भोजपुरी में साहित्यिक कृतियों पे तो कोई फिल्म बनी नहीं, कोई भी ऐसी अच्छी सी कहानी, उपन्यास किसी बड़े राइटर की या कुछ स्तरीय कहानी, ऐसी कोई फिल्म बनी ही नहीं है। और जो स्तर है वो निम्नतम स्तर पे है इस वक्त। मैं भोजपुरी सिनेमा का आलोचना नहीं कर रहा हूँ। भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग बोलने वाले हैं इसके, लेकिन बहुत सारे अनुभव आपने शेयर किए हमारे साथ। एक अंतिम सवाल के रूप में
आज की जो सिनेमा है, रंगमंच है या जो सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से आज की युवा पीढ़ी है, उसके लिए आप अपना क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इतना कहूँगा, अगर आपके सपने बड़े हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। एक आपके साथ ईमानदारी है, लगन है और ऊंचा उद्देश्य है। हम इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं। अब कोई भी ज्ञान छुपा हुआ नहीं है, हर चीज़ उपलब्ध है। दूसरी बात है कि नाटकों के हालात इस वक्त थोड़ा सा जो व्यवहारिक अनुभव मेरा है कि जितने भी इस वक्त नाटक के प्रशिक्षण देने वाले सेंटर हैं, दरअसल नाटक इस वक्त आपका पेट नहीं भर सकता। ये सबसे बड़े मुश्किल हालात हैं कि नाटक करके आप कहिए कि परिवार अपना चला लें, या बड़ी मुश्किल है। हो क्या रहा है कि जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो आर्टिस्ट निकल रहे हैं, अल्टीमेट उनका लक्ष्य यही होता है कि ये व्यवहारिक रूप से मैंने देखा, मैं बता रहा हूँ कि उनको कहीं सिनेमा या सीरियल में काम मिल जाए, वो नाटक में तलाशते हैं, क्योंकि नाटक आजीविका नहीं दे सकता आपको फ़िलहाल जो स्थितियाँ चल रही हैं। तो जो छोटे शहरों, छोटे कस्बे के लोगों का हम कहेंगे कि आप खुद को पहले तैयार करें। इंटरनेट आपके सामने है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं और अपना रास्ता बनाएं। पहले खुद को प्रशिक्षित करें, क्योंकि सिर्फ सपने लेकर मुंबई या फिल्मों की तरफ जाना ये कहीं से बुद्धिमत्ता नहीं है। पहले आप खुद को तैयार करें। अब तो बहुत सारे माध्यम हैं आपको सीखने या जानने के लिए, और साहित्य से आपका सरोकार पहली शर्त है, क्योंकि साहित्य से कटा हुआ व्यक्ति न तो ज़िंदगी को समझ सकता है, न रिश्ते को, न तो समाज को। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ उन लोगों को जो एक समानांतर आम आदमी के हित में सिनेमा की कला को या थिएटर को इस्तेमाल करना चाहता है, एक अभिव्यक्ति के तौर पे, एक परिवर्तन की आकांक्षा को लेकर। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और यह संघर्ष जारी है और चलते रहना चाहिए।